हेलो दोस्तों, मैं सोनू मौर्य आप सभी लोगों का तन्मय सुपर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम 38 फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो प्रपोजली जो है टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एलटी और जीआईसी के लिए स्पेशली बनाई गई है। और इसके फ़ायदे जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम फिर। सबसे पहले हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो डिफ़ाइन किया गया है, इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस यूज टू डेकोरेट पोएम्स, यानी कि एक ऐसी पोएटिक डिवाइस, एक ऐसा लिटरेरी टर्म जो कविताओं को डेकोरेट करने के लिए, पोएम्स को डेकोरेट करने के लिए, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो अलंकार कहलाता है। फिगर्स हैव बिन क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो अब देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, समानता पर आधारित अलंकार। इसमें कुल 5 अलंकार हैं। नंबर 1 पे है सिमिली, जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। नंबर 2 मेटाफर है, जिसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। नंबर 3 पे एलिगरी आता है, जिसको हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। नंबर 4 पे फेबल आता है, जिसको हम कल्पित या कल्प अलंकार कहते हैं। और नंबर 5 पे आता है पैराबल, जिसको हम कहते हैं नीति कथा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिली के बारे में। तो यहाँ देखते हैं डेफिनेशन। सिमिली, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सिमिलरिटी इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स एंड द वर्ड शोइंग सिमिलरिटीज एज, सो, लाइक, etc आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस। यानी कि उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो असमान वस्तुओं के बीच समानता दिखाई जाती है, और समानता सूचक जो शब्द होते हैं, एज हो गया, सो हो गया, लाइक हो गया, ये सारे शब्द वाक्य में मौजूद रहते हैं और दो असमान वस्तुओं के बीच समानता प्रकट करते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पे देख सकते हैं ऑरिजिन इसकी कहाँ से हुई, लैटिन वर्ड सिमिलीज से हुई है, जिसका मतलब होता है लाइक और लाइकनेस। तो ये ध्यान दें कि सिमिली जो है हमेशा ही समानता प्रकट करती है और समानता सूचक शब्द भी रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं नंबर 1, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पे एज लगा हुआ है, इसका मतलब कि सिमिली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लाउड्स की तरह, यानी कि टहलना, घूमना, ये यहाँ पे तुलना दिखाई गई है। नंबर 2 एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसमें से। लाइफ इज़ टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। यहाँ पे भी देखेंगे एज का प्रयोग हुआ है। ये विलियम शेक्सपियर की एक पंक्ति है जिससे ये लिया गया है पोएम से। उसके ऊपर मैंने 3 एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं से दिए हैं, जिसको आप नोट कर लें और तैयार कर लें, क्योंकि ये परीक्षा के पर्पज़ से बनाई गई वीडियो है। यहाँ पे एक और देखते हैं, एकदम लास्ट में पीवी शैले की एक लाइन है, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द उम्ब। यहाँ लाइक से ही शुरू हुआ है सेंटेंस, और यहाँ पे लाइक जो है सिमिली को प्रकट करता है, जो समानता दी गई है। लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे के समान। ठीक है ना। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि समानता सूचक शब्द होने पर सिमिली का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं मेटाफर की। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सिमिलरिटी इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स बट द वर्ड शोइंग सिमिलरिटीज एज, सो, लाइक, etc आर एब्सेंट इन द सेंटेंस। का मतलब ये कि ये उपमा का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें जो है समानता सूचक शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल में भी देख लेंगे हम। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बेस्ड ऑन सिमिलरिटी है, और ये मेटाफोरन या फिर मेटाफोरा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ट्रांसफर। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, द न्यूज़ यू ब्रॉट इज़ अ डैगर टू माई हार्ट, ही इज़ द वल्चर ऑफ द स्टेट हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट।
लाइफ इज़ नथिंग बट अ वॉकिंग शैडो। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। एलिगरी नंबर 3 पे अन्युक्ति अलंकार है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज नरेटिव सिंबल विच रिप्रेजेंट्स एन आइडिया। यहाँ पे सभी जो कैरेक्टर्स होंगे इस फिगर ऑफ स्पीच में वो नरेटिव सिंबल होंगे जो सच्चाई, बुराई या फिर मृत्यु के बारे में हमें प्रकट कुछ सूचना देंगे, कोई जानकारी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल से पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, इट मे बी अ स्टोरी, पोएम और पिक्चर। एग्जाम्पल में स्पेंसर्स फेयरी क्वीन, बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, फेबल, जिसको हम कल्पित या कल्प अलंकार कहते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच मोरल और लेसन्स ऑफ एक्सपीरियंस आर प्रेजेंटेड थ्रू एनिमल्स एज ह्यूमन कैरेक्टर्स। यानी एनिमल्स को ह्यूमन कैरेक्टर्स की तरह प्रयोग करके एक मोरल सेंस या फिर एक नैतिक चीज़ें, एक लेसन हमें दिया जाता है। और ये कल्प वृत्तांत होता है जिसमें किसी एक खास समूह की कोई जानकारी या फिर उसके मौलिक या नैतिक कर्तव्यों का उल्लेख होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख सकते हैं। और ये फेबुला शब्द से लिया गया है, ठीक है। और इसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स स्पीक एंड एक्ट लाइक मैन, ये बात ध्यान रखेंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं एपस फेबल्स जैसे ये रचनाएं हैं कुछ। द फॉक्स एंड द क्रो, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द थर्स्टी क्रो, सॉरी, ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं फेबल के। अब हम बात करते हैं पैराबल की। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच टेल्स सम मोरल एंड रिलीजियस ट्रूथ विद एन अर्थली स्टोरी विद अ हेवनली मीनिंग। कहता है कि एक सांसारिक कहानी को बिल्कुल स्वर्गीय कहानी की तरह प्रकट करता है। ये पैराबल में, नीति कथा में आता है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले देखेंगे कि ये बेस्ड ऑन सिमिलरिटी है। और सेकंड पॉइंट में ये जो ओरिजिनेटेड वर्ड है ये पैराबोल शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है कंपैरिजन करना। और इसके एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखेंगे, ये कुछ सारी चीज़ें जो नोट करने योग्य हैं, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है सिमिलरिटी बेस्ड है इसका। एग्जाम्पल में देख सकते हैं बॉय हु क्राइड उल्फ, गुड सैमरिटन, दांतेज इन्फेर्नो, पैरेबल ऑफ पॉलीगन्स। ये सारे जो हैं पैरेबल के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि इनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि किसी सांसारिक बात को बिल्कुल जो है स्वर्गीय बात की तरह, आध्यात्मिक बात की तरह प्रकट किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की, तो हम पाते हैं फिगर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। इसमें 5 फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। नंबर 1 पे पर्सनिफिकेशन, जिसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। नंबर 2 पे अपस्टॉफी, जिसको संबोधन अलंकार कहते हैं। नंबर 3 पे आता है पैथेटिक फालसी, भावाभास अलंकार, वीज दृष्टोक्ति अलंकार। एंड 5वां जो आता है हाइपरबोल, जिसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम सबसे पहला जो पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है, ये बात याद रखेंगे। ये सारे फिगर्स जो नीचे लिखे गए हैं पांचों, ये इमेजिनेशन के बेस्ड पर हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनिफिकेशन की, मानवीकरण अलंकार। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड एज एन एनिमेट ऑब्जेक्ट। इसमें एक निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब एक निर्जीव वस्तु किसी पंक्ति में, किसी काव्यांश में, कविता की पंक्ति में अगर सजीव की तरह प्रयोग हुआ हो तो उसका मानवीकरण किया गया होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन पर आधारित है। और ये पर्सनिफायर शब्द से बना हुआ है, जिसको पर्सन प्लस फाई कर देंगे तो जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग बॉडी।
तो एग्ज़ाम्पल्स में हम देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी पढ़ा होगा पर्सनिफिकेशन के बारे में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, डियर गॉड द वेरी हाउसेज सी माई स्लीप। यहाँ पे हाउसेज देखिए स्लीप हो गए, ठीक है। यहाँ पे बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे पर्सनिफाई कर दिया गया है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखिए नॉक्स कर रही है, तो अपॉर्चुनिटी को भी पर्सनिफाई कर दिया गया। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स, अब डेथ अपने हाथ को रख रही है, आईसी हैंड को रख रही है, यानी डेथ को भी पर्सनिफाई कर दिया गया है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पर्सनिफिकेशन के। लास्ट में एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, द माउंटेन्स एंड हिल्स ब्रोड फोर्थ इनटू सिंगिंग। अब यहाँ जो पहाड़ हैं और दर्रे हैं वो सब गीत गा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनको मानवीकृत कर दिया गया हो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमेशा ही टीपीजीटी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, इनको आप नोट कर लें ज़रूर ही। वीडियो थोड़ा फास्ट है, आप थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं अपॉस्ट्रोफी नंबर 2 की, संबोधन अलंकार। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज़ एड्रेस्ड एज एन एनिमेट ऑब्जेक्ट। अब उसमें क्या था, पर्सनिफिकेशन में डायरेक्ट जो है मानवीकृत कर दिया गया, यहाँ उसको एड्रेस किया जा रहा है, जैसे लग रहा हो उसको बुलाया जा रहा हो, पुकारा जा रहा हो, एड्रेस के रूप में हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, ये इमेजिनेशन बेस्ड है और ये ओपो प्लस स्ट्रेपो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग दिस आवर, यानी कि मिल्टन को एड्रेस किया गया है। डियर गॉड, सेकंड एग्जाम्पल, इसमें गॉड को एड्रेस किया गया है। ओ सॉलिट्यूड, यहाँ देखिए सॉलिट्यूड को एड्रेस किया गया। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये एक पीबी शेले की बहुत ही अच्छी पोएम है, छोटी है पर बहुत अच्छी है। इसमें देखिए ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम को एड्रेस किया गया है। ओ लिबर्टी, यहाँ पे देखिए लिबर्टी को एड्रेस किया गया है, यानी कि ये सारे जो है अपॉस्ट्रोफी के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं पैथेटिक फाल्सी की, भावाभास अलंकार। डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ अनदर स्पेसीज ऑफ पर्सनिफिकेशन, ये बिल्कुल पर्सनिफिकेशन जैसी है, विच इज़ यूज टू शो नेचुरल पोर्ट्रेट टॉकिंग अ डेफिनिट इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन। तो यहाँ पे जो है ऐसा प्रतीत होता है कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जिसको हम पर्सनिफाई करते हैं वो बिल्कुल ह्यूमन एक्शन की तरह वर्क करती है, केवल प्रयोग नहीं किया जाता उसका बल्कि वो वर्क भी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले ये भी देखेंगे कि पैथेटिक फाल्सी जो है इमेजिनेशन बेस्ड है, क्योंकि ये सारे जो है मैंने जो जितने भी अभी बताए हैं, पर्सनिफिकेशन हो गया, अपॉस्ट्रोफी हो गया, ये सब इमेजिनेशन के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए यहाँ लिखा भी है, इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इट इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन वर्ड, 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं पैथेटिकोस और फैलरी, जिसका मतलब होता है सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है, सेंसिटिव डिसीव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में, अर्थ फेल्ट द वुंड एंड नेचर, यहाँ देखेंगे कि अर्थ जो है उस घाव को महसूस करती है जो उसको प्रकृति ने दिया है। देखिए यहाँ पे कैसे मतलब एक्शन शो हो रहा है ना, पर्सनिफाई तो किया गया है लेकिन जो है एक्शन भी शो हो रहा है। द पेल येलो वुड्स वर वेनिंग, अब यहाँ पे देखिए कैसे जंगल को पीला बना दिया गया है, ठीक है, और वो रोग से ग्रसित हो चुका है, ठीक है ना, सूखने की कगार पे हैं। अच्छा, द ब्रोड स्ट्रीम इन हर बैंक्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 की बात करते हैं, विजन दिष्टोत्य अलंकार है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच हेल्प्स अस टू सी व्हाट इज़ नॉट एक्चुअली सीन, कहता है ये हमें उन चीज़ों को दिखाता है जिसको हमारी ये सूक्ष्म आँखें देख नहीं पाती हैं, उसको हम महसूस करते हैं। विज़न में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है, अनयूजुअल एक्टिविटी को ये शो करता है। अब बात हम
एग्जाम्पल की करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द डिवाइन कॉमेडी रिटन बाय दांते। एक डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है, उसकी एक लाइन है यहाँ नीचे देखेंगे, दस डिम्ड आई एज बाय नाइट आई ले डॉट डॉट क्वेंट ओल्ड फ्लेमिश सिटी। ये बहुत ही लंबा एक पोइट्री थी जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। फ्रॉम कैरोलिन बाई H.W. लॉन्गफेलो से यहाँ नीचे एक लाइन ली गई है, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई क्रिस्टोफर मार्लो से यहाँ लिया गया है, टुमारो एंड टुमारो क्रिप्स इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू डे टू द लास्ट syllable of recorded time and all our yesterdays have lighted fools। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 5, जो कि इमेजिनेशन का लास्ट पॉइंट है, हाइपरबोल, जिसको एग्जैजरेशन भी कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर एग्जैजरेटेड। इसमें वस्तुओं को चढ़ा बढ़ा कर, एग्जैजरेट का मतलब होता है चढ़ा बढ़ा कर कहना किसी बात को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चढ़ा बढ़ा कर कहने का मतलब ये है कि इतना चढ़ा बढ़ा कर कहा जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसकी कि ये इमेजिनेशन बेस्ड है और ये ग्रीक वर्ड एक्सेस से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हाइपरबोल, 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, ये डैफोडिल्स पोएम से विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, आप देख सकते हैं। I loved Ophelia 40,000 brothers could not with quantity of love। ये हैमलेट से लिया गया है जो कि विलियम शेक्सपियर की एक रचना है। All perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, ये मैकबेथ से लिया गया है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। Belinda smiled and all the world was gay, ये रेप ऑफ द लॉक से लिखा गया है और ये एक रचना है अलेक्जेंडर पॉप की। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं क्लासिफिकेशन के द्वारा हमने बांट रखा है, तो हमने 2 क्लासिफिकेशन को अब तक पढ़ा। अब हम नंबर 3 डिफरेंस पे आधारित, यानी फिगर्स बेस्ड ऑन डिफरेंस पे आधारित जो है अलंकार जितने हैं पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 एंटीथेसिस है, नंबर 2 एपिग्राम, नंबर 3 ऑक्सीमोरन, नंबर 4 पैराडॉक्स, नंबर 5 पे क्लाइमेक्स आता है और नंबर 6 हम एंटी क्लाइमेक्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये 6 फिगर ऑफ स्पीचेस जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप पहले इसको नोट कर लें और इनके नेम को याद कर लें। ये डिफरेंस के आधार पर क्लासिफाइड किए गए अलंकार हैं। इनके हिंदी नेम भी साथ साथ आप अगर याद कर लेंगे तो आपको समझने और समझाने दोनों में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं एंटीथेसिस की, जिसको हम कहते हैं प्रतिपक्षा अलंकार। एंटीथेसिस क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रतिपक्षा अलंकार क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंट्रास्टेड आइडियाज़ ऑफ वर्ड्स आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। अच्छा, एंटीथेसिस में क्या होता है कि अपोजिट आइडियाज़ जो है एक बैलेंस्ड फॉर्म में, ऐसा नहीं लगता कि उनको जो है रेगुलर वे में लिखा गया, बल्कि बैलेंस करके लिखा गया होता है, जिसको समझने में दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, तब एग्जांपल देखते हैं। ये बेस्ड ऑन रेफरेंस या फिर कॉन्ट्रास्ट पे आधारित है। ग्रीक वर्ड एक होता है जिसका है एंटीथेनाई शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेट अगेंस्ट, यानी एक दूसरे के प्रति विरोध में रखे गए शब्द या विचार। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैन
प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन, ये एंटीथेसिस के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दो अपोजिट आइडियाज़ हैं, फ्रेजेस के मीडिएशन से लिखे गए हैं। आर्ट इज़ लॉन्ग, लाइफ इज़ शॉर्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, नोट कर लेंगे। नंबर सेकेंड एपिग्राम है सुक्ति अलंकार, जिसको कहते हैं इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच शोज एन अपार्ट कंट्राडिक्शन, एन अपरेंट कंट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट। इसके सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। डिफरेंस पे आधारित ये फिगर है, और ये एपिग्राफिन एक शब्द है ग्रीक का जिससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू राइट ऑन मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स का मतलब होता है वो यादगार चीज़ें जिनको किसी की याद में बनवाया गया हो, ठीक है। एग्जाम्पल है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, डिफेंड मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। ये सूक्ति हैं, मतलब छोटी और गूढ़ बातें, यानी जिनका अर्थ छोटा है लेकिन मीनिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसका सेंस बहुत बड़ा है। विरोधाभास अलंकार, यानी ऑक्सीमोरन की हम बात करते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग आर यूज टुगेदर। इसमें दो अपोजिट मीनिंग रखने वाले शब्द एक ही साथ सेंटेंस में रख दिए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ये बेस्ड ऑन डिफरेंस होंगे, और ये ग्रीक वर्ड ऑक्सीमोरम शब्द से लिया गया जिसका मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, डॉक्टर्स नाइफ इज़ काइंड क्रूअल। देखेंगे रेगुलरली और इरेगुलर दोनों शब्द अपोजिट हैं, दोनों एक साथ रखे गए हैं। काइंड क्रूअल दोनों शब्द अपोजिट हैं, एक साथ रखे गए हैं। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, बिटर एंड स्वीट। देन आफ्टर ही इज़ वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट और फूल, ओपन सेक्रेट, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 4 पैराडॉक्स को, विरोधोक्ति अलंकार। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच शोज एन अपरेंट कंट्राडिक्शन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ। कहता है कि यहाँ पर सच्ची बातों का कंट्राडिक्शन होता है, यानी उनके अपोजिट शब्दों का प्रयोग किया गया होता है, फ्रेज का प्रयोग किया गया होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो नंबर फर्स्ट है बेस्ड ऑन डिफरेंस, और नंबर 2 देखते हैं कि इसकी ओरिजिन जो है ग्रीक वर्ड पैरा प्लस डॉक्सा से हुई है, जिसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओपिनियन। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अब हम। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, ये लिया गया है स्टैंजा रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से, जो कि थॉमस ग्रे की एक बहुत ही अच्छी पोएम है। डेथ दाउ शाल्ट डाई, डेथ नॉट बी प्राउड, जो कि एक बहुत अच्छी रचना है जॉन डन की। मेन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5 पे है क्लाइमैक्स, चरमोत्कर्ष अलंकार, जिसमें बातों को बिल्कुल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं हम, ठीक है। यानी कि जो थॉट होते हैं वो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इस लेवल में वो लगी होती हैं। आप देख सकते हैं, डेफिनेशन यहाँ से लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, ये डिफरेंस पे बेस्ड है, और ये ग्रीक वर्ड क्लाइमैक्स यानी KLIMAX से ली गई है, जिसका मतलब होता है लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, पायदान, जैसे एक सीढ़ी, दूसरी पायदान, तीसरा पायदान। ऐसे ही सेंटेंस भी मिलेंगे आपको एग्जाम्पल में, जैसे आई केम, आई कॉन्कर्ड, ये जूलियस सीजर जो कि विलियम शेक्सपियर की रचना, उससे लिया गया है। देयर इज टीयर्स फॉर हिज लव, जॉय फॉर हिज फॉर्च्यून्स, ऑनर फॉर हिज वैलर एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन। यहाँ पे जो थॉट हैं देखेंगे कैसे क्रम में
सबसे पहले छोटे विचार को रखा गया, फिर उससे ऊपर उससे अच्छे विचार को, उससे ऊपर उससे बड़े विचार को रखा गया है। तो इसमें विचारों का एक क्रमिक चढ़ाव होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम एंटी क्लाइमैक्स को, जिसको हम बैथहाउस कहते हैं, जिसको हम अवनति अलंकार कहते हैं। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ विचार को रखा गया होता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच कॉन्सिस्ट ल्यूड्रिकस डिसेंड फ्रॉम द हायर टू द लोअर थॉट्स। यहाँ पे हायर से लोअर ऑर्डर में रखे गए होते हैं विचार। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये भी जो है डिफरेंस पे आधारित पोएम है, और इसकी ओरिजिन भी ग्रीक लैंग्वेज से हुई है, और इसमें जो आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट होते हैं, वो हायर से लोअर की तरफ होते हैं, हायर से लोअर ऑर्डर में होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखते हैं कि ही लॉस्ट हिज वाइफ, यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज चाइल्ड, हिज गुड्स एंड हिज डॉग व्हेन। यहाँ पे देखेंगे ही लॉस्ट हिज वाइफ, सबसे पहले उसने बड़े एक कारण को खो दिया, फिर उसके बाद चाइल्ड, फिर उसके बाद गुड्स, फिर उसके बाद एनिमल्स को भी खो दिया। तो आइडियाज़ हायर टू लोअर ऑर्डर में है। फिगर्स बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस में देखेंगे आप, नंबर 4 पे है। इसमें 6 अलंकार हैं। इन्वेंडो है, आयरनी है, सार्काज्म है, पेरिफ्रेसिस है, यूफेमिज्म है और लिटोट्स हैं। यानी इन 6 फिगर ऑफ स्पीच को इनडायरेक्टनेस में रखा गया है, जो अप्रत्यक्ष बातों को, विचारों को, शब्दों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नंबर 1 पे इन्वेंडो, जिसको हम व्यंग्योक्ति अलंकार कहते हैं। डेफिनेशन है कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स एन ऑब्लिक हिंट और एन इनडायरेक्ट मीनिंग। कहता है कि ये ऑब्लिक हिंट को देते हैं, यानी कि इसमें जो विचार होते हैं, लिखा गया कुछ और होता है और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है इन्वेंडो में, व्यंग्योक्ति, और ये एक व्यंग भी होता है, ठीक है। देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, ये बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस है, जैसा कि इसके अंतर्गत हम पढ़ ही रहे हैं, और ये ग्रीक वर्ड इनवायर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बेकन, या फिर होता है ऑब्लिक हिंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट, अर्थात कहा गया है कि ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच, वह पैदाइशी रईस है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। इसका मतलब कि जितने रईस लोग हैं जनरली डिसऑनेस्ट होते हैं। यहाँ पे मीनिंग ये सेंटेंस की निकल रही है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। आयरनी देखते हैं, नंबर 2 पे विडम्बना अलंकार। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी से वन थिंग बट मीन जस्ट द अनदर। कहता हम कहते कुछ और है, जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। वहाँ पे अर्थ तो था कुछ दूसरा ही, लेकिन पॉजिटिव में था, यहाँ पे अर्थ ही कुछ और निकलेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, और ये ग्रीक वर्ड इरोन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिमुलेटेड इग्नोरेंस। सिमुलेटेड इग्नोरेंस का मतलब क्या हो गया? अंधकार, यानी कि अज्ञानता, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में, एट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। लोग कहते हैं कि ब्रूटस जो है कहता है कि ही वॉज एम्बिशियस, जूलियस सीजर के बारे में कहता है कि वो एम्बिशियस था, और ब्रूटस जो है ऑनरेबल मैन भी है। ये विलियम शेक्सपियर की लाइन से लिया गया है। वैसे ही रस्किन बॉन्ड का एक एग्जाम्पल वहाँ पे है, आप लिख लेंगे, ठीक है। सार्काज्म नंबर 3 पे आता है, जिसका मतलब होता है व्यंग कथानक अलंकार। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच शोज एक्साइट, कॉन्टेम्प्ट और रेडिक्यूज। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो भी बात रही, लिखी जाएगी, कही जाएगी, वो क्या होगा? एक व्यंग होगा। और व्यंग का मतलब हो गया वो परोक्ष होगा, ठीक है। परोक्ष का मतलब होता है सीधे सामने ही व्यंग किया जाएगा सार्काज्म में। यहाँ पे देखेंगे जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले ये लिख लेंगे आप कि ये बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस है, और इसकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड सार्काज्मोस से हुई है। सार्काज्मोस मीन्स टीयरिंग फ्लैश, जिसका मतलब होता है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल में देखेंगे द चीफ प्रीस्ट सेड मॉकिंग क्रिस्ट
ही सेव्ड अदर्स बट हिमसेल्फ ही कुड नॉट सेव। यहाँ पे कैसे मजाक उड़ाया गया है कि कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट ने सबको तो बचा लिया लेकिन अपने आप को ही नहीं बचा पाए। अब हम बात करते हैं पेरिफ्रेसिस की वक्रता अलंकार। इसमें बातों को घुमा करके कहा जाता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच इनडायरेक्ट द राउंड अबाउट वे ऑफ राइटिंग अबाउट समथिंग, जिसमें बातों को घुमा फिरा के कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी ये है कि बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस है ही है। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि डेफिनेशन के अनुसार क्या है, वक्रता का मतलब क्या हो गया, घूम फिर के टेढ़े मेढ़े जिगजैग तरीके से वहीं पे आना मेन उद्देश्य पर। आगे देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है डेविड कॉपरफील्ड, एक रचना है चार्ल्स डिकेंस की, और अंडर द इम्प्रेशन सेड मिस्टर मैकबर दैट यू और डॉट 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 है नॉलेज ऑफ द नियरेस्ट वे। इसमें एक बात को जो है पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ है जिसमें बातों को घुमा फिरा के कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं यूफेमिज्म की, जिसका मतलब होता है व्यंजना अलंकार। इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच विच प्रेजेंट समथिंग अनप्लीजेंट थिंग इनटू अ प्लीजेंट वे। कहता है कि इसमें एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक रूप में, यानी कि एक बुरे विचार को अच्छे विचार के रूप में प्रकट किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस है, और ये ग्रीक वर्ड यूफेम से लिया गया है, जिसको डिवाइड किया जाए यू प्लस फेम, जिसका मतलब वेल आई स्पीक, और दोनों को मिला देंगे तो आई स्पीक वेल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ पास्ड अवे, यानी कि किसी चीज़ को मतलब जो है पॉजिटिव वे में कहा गया है। ही इज़ डाइड, वह मर गया है, अर्थात ही हैज़ पास्ड अवे, उसको बात को दूसरे तरीके से कहा गया। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, ही हैज़, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, लिखा गया वैसे ही। अब हम बात करते हैं लिटोट्स की, जिसको हम कटाक्ष अलंकार कहते हैं। डेफिनेशन है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अफर्मेटिव सेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेगेटिव वर्ड्स। अच्छा, नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके इसमें क्या होता है, लिटोट्स में अफर्मेटिव सेंस निकाला जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहले ये किससे लिया गया है, किस क्लासिफिकेशन पे आधारित है, तो हम पाते हैं कि जो लिटोट्स है वो आधारित है किस पे। आपको अभी मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही मैंने लिख दिया था कि ये इनडायरेक्टनेस के क्लासिफिकेशन में आता है, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस एंड इट इज़ originated from the Greek word litos means plain। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखते हैं हम, ही इज़ नो फुल, अर्थात नो फुल जो वर्ड है ये क्या शो कर रहा है कि वो वाइज है। ही इज़ अ राइटर ऑफ नो मीन वर्ड्स, मतलब वो ग्रेट राइटर है। ही इज़ नो अर्थली, मतलब हेवनली है। ठीक है, ही इज़ नॉट अननोन, मतलब नोन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन। ये नंबर 5 पे है, जिसमें 4 फिगर ऑफ स्पीचेज आती हैं। मेटोनमी है, सिनेक्डकी है, हाइपेलेज है और एल्यूजन है। मेटोनमी को लक्षणा अलंकार कहते हैं, सिनेक्डकी को उपलक्षणा अलंकार कहते हैं, हाइपेलेज को शब्द संबंध अलंकार कहते हैं, और एल्यूजन को संकेत अलंकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेटोनमी की, लक्षणा अलंकार की। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच शोज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम। मेटोनमी में सब्स्टिट्यूशन होता है नेम का। ठीक है, यानी बात कुछ और कही गई होती है, उसकी जगह हम एक शब्द कुछ और भी उसकी मीनिंग में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, अगर हम सबसे पहले तो डेफिनेशन हो गई, तो अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आप देखेंगे तो सबसे पहली ये समझेंगे कि लक्षणा अलंकार का मतलब है लक्षण पर आधारित अलंकार। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन एसोसिएशन। और एसोसिएशन में क्या है, इट इज़ द ऑरिजिन ऑफ द ग्रीक वर्ड मेटा प्लस ओनोमा, दोनों शब्दों से मिलकर बना है, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम जिसका अर्थ होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में देखेंगे हम तो हो जाएगा ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। अब देखिए रेड टेप क्या है, मतलब इसका मतलब होता है ऑफिशियल रूटीन का वो फॉन्ड ऑफ है, बिल्कुल पंक्चुअल है। ही असेंडेड द थ्रोन, थ्रोन का मतलब क्या है, द मोनार्की है।
राजशाही प्रजातंत्र है, यानी ग्रे हेयर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। ग्रे हेयर्स क्या है, मतलब ओल्ड पर्सन के लिए वो लगाया गया है, ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर नेम को शो करता है। सनेक्डकी उपलक्षण अलंकार क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल और विस वर्स, यानी कि इसमें जो है एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरे सेंटेंस की मीनिंग बता देता है। कैसे, लक्षणों के आधार पर, आगे देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये बेस्ड ऑन एसोसिएशन है, इसकी ऑरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है और जिसका मतलब होता है टेकिंग अप टुगेदर, यानी सारे शब्दों को मिला करके बस एक शब्द में किसी बात को कह देना, ठीक है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं अ फ्लीट ऑफ 50 सेल्स, मतलब सेल्स का मतलब क्या है भाई, शिप है, लेफ्ट जा चुकी हैं। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, हेड का मतलब क्या है, वहाँ पे मैन है। यहाँ पे देखेंगे द ही इज़, और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाने का मतलब यही है कि कम समय में सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए। नंबर 3 पे देखेंगे हाई पैलेस है, फिगर ऑफ स्पीच है विच शोज एन इंटरचेंज ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये इंटरचेंज दिखाता है एडजेक्टिव और एडवर्ब का। कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले बेस्ड ऑन एसोसिएशन है और ये इसकी ऑरिजिन जो है ग्रीक वर्ड से हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, सॉरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही पास्ड द स्लीपलेस नाइट, ही प्लाउ मैन प्लड्स हिज वेरी वे। स्टैंजा रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, जो कि थॉमस ग्रे की लाइन है, वो पूरा जो है उसी से लिया गया है ये। अब ही लिव्स अ बिजी लाइफ, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे नंबर 4 पे एल्यूजन है, संकेता अलंकार, जिसकी डेफिनेशन इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनडायरेक्ट रेफरेंस इज मेड इन स्पीच राइटिंग टू अ पर्सन, अ कैरेक्टर और बुक ईटीसी। कहता है कि इसमें जो है एक स्पीच लिखी गई होती है, राइटिंग लिखी गई होती है जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है। जैसे देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेस्ड ऑन एसोसिएशन है, ये लैटिन वर्ड ल्यूडेरा प्लस एडिशन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्ले टुगेदर। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तो एग्जाम्पल में मिलता है डोंट एक्ट यहाँ लिखा गया है डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब ये प्लेसमेंट है रोमियो की तरह, यानी कि उसके जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। दिस प्लेस इज़ लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन, इस प्लेस की तुलना गार्डन ऑफ ईडन से की गई है। हु इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कॉलेज, यहाँ पे न्यूटन जो वर्ड है उसकी एक्टिविटी, उसकी एबिलिटी को किसी अन्य दूसरे लोगों से तुलना करके रखा गया है। अब नंबर 6 पे आता है फिगर्स बेस्ड ऑन साउंड, इसके अंतर्गत ओनोमेटोपोइया आता है, एलिटरेशन है, पैरानोमेसिया है और पन है, ठीक है। इसमें 4 अलंकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओनोमेटोपोइया को लेते हैं और देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग एंड सेंस। इसमें जो आने वाला साउंड है, शब्द है, ये बता देता है कि ये ओनोमेटोपोइया का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो हम पाते हैं कि ये बेस्ड ऑन साउंड है। किस पे बेस्ड है ये ओनोमेटोपोइया, बेस्ड ऑन साउंड है, और इसकी ऑरिजिन जो है ग्रीक वर्ड ओनोमा प्लस पॉइस से होता है, जिसका मतलब होता है साउंड मेकिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम अगर देखेंगे तो हमें साउंड बेस्ड वर्ड्स मिलेंगे ताकि ओनोमेटोपोइया को हम आसानी से पहचान सकें। तो फॉर एग्जाम्पल में आइए देखते हैं, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, यहाँ लैपिंग जो वर्ड है, वाटर लैपिंग, ये क्या है, पानी की आवाज़ है। द स्वेलो ट्विटरिंग, ट्विटरिंग क्या है, अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज़ है। द वॉच डॉग्स बाक, बाक क्या है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है। द कर्फ्यू टोल्स, यहाँ द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यहाँ पे टोल्स क्या है, वो रिंग की बात कर रहा है, ठीक है। द मरमर
सून रिप्लाई, वहाँ मरमर साउंड है, ठीक है, वो भी ओनोमेटोपोइया के अंदर है। अलिट्रेशन की बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच शोज द रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर्स और सिलेबल एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन वर्ड्स, यानी कि एक जैसे समान अक्षरों का दो से ज़्यादा शब्दों में प्रयोग किया जाना, यानी ये अक्षरों पे बेस्ड है, ठीक है, अक्षर कई बार रिपीट होंगे। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले ये बेस्ड ऑन साउंड है, और ये लैटिन वर्ड एड प्लस लिटेरा से लिया गया है, और लिटेरा का मतलब होता है लेटर, यानी कि एक से ज़्यादा लेटर्स का यूज़ अन्य शब्दों में किया गया हो जिसके पहले पहले अक्षर जो हो एक जैसे दिखें। 5 miles मेंडरिंग विद द माजी मोशन, यहाँ पे एम जो एम लेटर हैं उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अलोन अलोन, आल आल अलोन, अलोन ऑन द वाइड वाइड सी, यहाँ पे देखेंगे अलोन अलोन में ए सब जो है रिपीटेशन हो रहा है। नीचे हम वाइड वाइड सी में डब्ल्यू को देख सकते हैं कि रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे लेटर्स की रिपीटेशन हो वहाँ एलिटरेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं पैरानोमेसिया की, जिसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। पैरानोमेसिया इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेज intentionally used to exploit the confusion between words having similar sounds but different meaning। अच्छा, श्लेष अलंकार में क्या होता है? सिमिलर कहता है कि जो साउंड तो सिमिलर होता है शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनका साउंड सिमिलर होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होती है, ठीक है। अब हम जैसे बात करते हैं राइट और राइट, एक राइट RIGST है, दूसरा WRIT है, तो दोनों में अंतर है, साउंड एक जैसा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बेस्ड ऑन साउंड है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ नो मैटर इफ़ द टाइड वर लॉस्ट, फॉर इट इज़ द अनकाइंड टाइड दैट इवर एनी मैन टाइड। अच्छा, देखेंगे 3 टाइड का प्रयोग किया गया है और तीनों में जो अर्थ हैं अलग अलग हैं। फिर सेकंड में देखेंगे व्हेन दाउ हास्ट डन, दाउ हास्ट नॉट डन फॉर आई हैव मोर। यहाँ पे देखिए हास्ट और डन का प्रयोग किया गया है, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। देखेंगे डीओ यानी देखेंगे, ठीक है ना, और मोर का मतलब वहाँ पे कुछ और भी है, ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे आप तो देख सकेंगे कि आई हैव अ सोल ऑफ लीड सो स्टक्स मी टू द ग्राउंड आई कैंट मूव। अच्छा, इसमें भी अगर ये लाइन पूरी कंप्लीट रहती तो आपको समझ में आता। पन अलंकार क्या है? यमक अलंकार। अपन इज लिटरली डिवाइस इज आल्सो नोन एज द प्ले ऑन वर्ड्स। पन इन्वॉल्व्स वर्ड्स विद सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स बट विद डिफरेंट मीनिंग। कहता है कि ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में जिनकी मीनिंग डिफरेंट होती है, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ हों, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अब हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, अभी तक देख रहे हैं, तो आप बता सकते हैं किस पे बेस्ड होगा। यहाँ पे देखेंगे आप कि इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड। ये किस पे आधारित है? साउंड पर बेस्ड है। और अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तो देख लेते हैं कि पन जो यमक अलंकार है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है डेनियल इज़ अ रिवर इन इजिप्ट। डेनियल एक रिवर का भी नाम है और एक व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। द साइकिलिस्ट वॉज टू टायर्ड टू विन द रेस। यहाँ टायर्ड का मतलब टायर, एक टायर वाला, टू टायर। टायर कौन सा है? जो व्हील है। और टायर्ड का मतलब थका होना भी होता है। यहाँ पे टेक माई वाइफ प्लीज़, यहाँ पे टेक का मतलब कुछ और भी हो सकता है। टेक के दो अर्थ हैं, ठीक है, ले जाना और लेना, 2 अर्थ हैं। हर कैट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप ऑन आई ऑन द माउस। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिगर्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन पे आधारित। कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड कुल 8 फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, जिसमें जियुग्मा है, कियास्मस है, इंट्रोगेशन है, एक्सक्लामेशन है, असिंडेटन है, पॉलीसिंडेटन है, हाइपरबेशन है और
अपोसियोपेसिस यानी वाग विच्छेद अलंकार। ये कुल 8 अलंकार हैं जो कंस्ट्रक्शन पे आधारित है। और सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे जिसकी टाइटल है ज्युग्मा, जिसको कहते हैं पदलोपा अलंकार। तो ये ज्युग्मा क्या है, इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं हम। पदलोपा अलंकार कौन सा है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड यूजुअली अ वर्ब और एन एडजेक्टिव अप्लाइज टू मोर देन वन नाउन। कहता है कि एक वर्ब या ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग जो वन देन मोर नाउन को के लिए अप्लाई किया गया हो, ब्लेंडिंग टुगेदर ग्रामेटिकली या लॉजिकल डिफरेंस आइडियाज़, और जहाँ पर प्रयोग किया गया हो डिफरेंट आइडिया के लिए प्रयोग किया गया हो, वर्ब और एडजेक्टिव। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम देख लेते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, और इसकी ऑरिजिन ग्रीक वर्ड योक से हुई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं अब एग्जाम्पल को। एक चीज़ ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लगता है कि जानकारी कुछ अच्छी है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। अब फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेप्सिस एज द वर्ब वर्क्स इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कहता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अर्थात जो है, देखेंगे वहाँ पे ही वर्क्स यानी वर्ब सही लगाया गया है। ठीक है, ही वर्क्स हिज वर्क। ठीक है, अच्छा, आई माइन करेक्ट विद द फर्स्ट पर्सन ही, बट इट इज़ इनकरेक्ट ग्रामेटिकली टू से आई वर्क्स। अगर ये आई के साथ लगता तो ये गलत हो जाए। डिस्पाइट दिस डिस्टिंक्शन, ये थोड़ा सा अंतर की बात है, यानी कि एक ही नाउन के लिए अलग अलग वर्ब और एडजेक्टिव का प्रयोग हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल टर्म यूज़ होता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल कर के नंबर सेकंड देखेंगे, क्योंकि हम एसोसिएशन बेस्ड कंस्ट्रक्शन बेस्ड अलंकार को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी लेंदी भी है, थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें 8 फिगर ऑफ स्पीचेज आती हैं, और सारी फिगर ऑफ स्पीचेज जो है मुझे लगता है कि बहुत ही कम बुक्स में हैं, कहीं न कहीं मिल जाती हैं पढ़ने को। तो आप अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, और एग्ज़ाम्पल्स बिल्कुल ध्यान से देखें। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो फास्ट है तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने लिख दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। एग्ज़ाम आप व्यू के हिसाब से ये वीडियो तैयार की गई है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए। अब हम नंबर सेकंड की बात करते हैं कियास्मस की। ये है पदबंध विपर्य अलंकार। कियास्मस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ग्रामेटिकल ऑफ वन फ्रेज इन्वर्टेड इज in the following phrase such that two key concepts from original phrase reappear in the second phrase in inverted order। कहता है कि कभी कभी एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग जो है ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में प्रयोग हो जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी वाक्य में दिखाई देते हैं, इनडायरेक्ट में भी उनको प्रयोग में लाया जाता है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, इसकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है और ये बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन है। अब अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें कंफर्म होगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हम देखेंगे नेवर लेट अ फुल किस, नेवर लेट अ फूल किस, यू आर अ किस फुल यू। यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से एक फ्रेज़ का प्रयोग किया गया है और दोनों तरफ किया गया है, दोनों साइड में किया गया है सेंटेंस के। अब आगे हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की। इट इज़ नॉट द ओथ दैट मेक्स अस बिलीव द मैन बट द मैन द ओथ। यहाँ देखेंगे मैन जो वर्ड है किस तरीके से दो डिफरेंट तरीके से प्रयोग किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे लव एज इफ़ यू वुड वन डे हेट, अब देखेंगे फिर वन डे लव होगा, ठीक है ना। या नीचे देखेंगे एंड हेट एज इफ़ यू वुड वन डे लव, देखें कैसे डे का प्रयोग किया गया, वन डे दोनों में, ठीक है। इंट्रोगेशन प्रश्नोक्ति अलंकार है, सीधा सीधा है कि इसमें प्रश्नों के माध्यम से यानी क्वेश्चन वर्ड या फिर जो है जो सेंटेंसेस होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। क्या कहता है, व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ऑर्डर टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड नॉट टू गेट एन आंसर इन लाइन द पोएम इज कॉल्ड द, कहाँ पे, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, इंट्रोगेशन होगा ही, रिटोरिकल होगा। सीधा सीधा मतलब है, यानी कि प्रश्नोक्ति अलंकार वही है जहाँ पर क्या है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, और उनका प्रयोग किया गया हो। तो ये लाइंस में भी हो सकते हैं, यानी कि पोएटिक लाइंस में भी, मोनोलॉग में अधिकतर देखे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इसकी बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो क्या पाते हैं आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ये किस पे आधारित है, कंस्ट्रक्शन पे आधारित है। कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया संरचना पर आधारित, ये कई तरीके की चीज़ों से मिल के बने होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब यही हो गया, यानी जितने भी इसमें अलंकार हैं सब कंस्ट्रक्शन संरचना पे आधारित है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एम आई एन इडियट टू फॉल और योर लाइज, देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अब जो सेकंड वाला है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, हु डू यू थिंक यू आर एक्टिंग दैट वे। तो मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोगेशन में जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, वो इंट्रोगेटिव होंगे, ठीक है। नंबर सेकंड पे, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर फोर्थ है एक्सक्लामेशन, विस्मय अलंकार, यानी विस्मय जहाँ पे उत्पन्न हो। व्हेन आइडियाज़ और वर्ड्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच अ जॉय, सरप्राइज एंड एंगर etc, it is known as exclamation. Words or sentence end in an exclamation mark in this type of figure of speech. अच्छा, होता क्या है, एक्सक्लामेशन है, जैसे वो इंट्रोगेशन था तो इंट्रोगेशन मार्क था, एक्सक्लामेशन है तो एक्सक्लामेशन मार्क हर सेंटेंस में मिलेगा जहाँ पे फिनिश होगा सेंटेंस। और सडन हैपनिंग हो सकती हैं, सडन आइडियाज़ हो सकती हैं, यानी जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक्सक्लेम मीडियम में होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन है। किस पे बेस्ड है ये, कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, संरचना पर आधारित अलंकार है। और एक्सक्लामेशन है तो मैंने बताया कि एक्सक्लेम यानी सडन हैपनिंग को, विशेष को, आइडियाज़ को शो करेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी विल गेट द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आल्सो, और हम लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन विस्मय सूचक जो चिन्ह है उसको भी हम पाएंगे सेंटेंस के लास्ट में। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तो देखते हैं एग्ज़ाम्पल में जो है किस तरीके से एक्सक्लामेटरी वर्ड्स का या फिर सेंटेंस यूजेस जो हुए हैं वो किस तरीके से एक्सक्लामेशन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल में, अच्छा एक चीज़ और है, विस्मय है तो सडन हैपनिंग होंगी, सडन आइडियाज़ होंगे, थॉट होंगे। एग्ज़ाम्पल में अब हम देख लेते हैं, ओ माई गॉड, देखिए वहाँ पे लगा हुआ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच, हाउ सैड इट इज़ टू क्राई अलोन। अच्छा, ये सारे सेंटेंस देखेंगे नंबर फर्स्ट वाले में, और गॉड के बाद जहाँ एड्रेशन हुआ है उसके बाद भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है। जहाँ ये सेंटेंस व्हाट अ ब्रिलियंट कैच फिनिश हुआ है वहाँ भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया गया है। हाउ सैड इट इज़ टू क्राई अलोन, और यहाँ पे जैसे ही सेंटेंस फिनिश हो रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पे
हाउ सैड इट इज़ टू क्राई अलोन, अलोन के बाद भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग हुआ है। तो इन चीज़ों को नहीं भूलना है कि अगर अगर इंट्रोगेशन है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेशन है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, असिंडेटोन, जिसका मतलब होता है संयोजक, लोप अलंकार। एन असिंडेटोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? अगर आपने कंजंक्शन नहीं पढ़ा है तो क्लास नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरी यूट्यूब पे वीडियो है क्लास से रिलेटेड, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आएगा उसमें, और मैंने कोशिश की है कि उन्हीं शॉर्ट 2 वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी बता दूं आपको, ठीक है? तो उसमें मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्या है? ये फिगर्स जो हैं जिसमें ये प्रयोग किए गए होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एंड है, और है, बट है। तो इनका प्रयोग वहाँ पे जिस सेंटेंस में अगर ये अलंकार, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ होगा तो उसमें ये अवश्य ही देखने को मिलेगा। कहता है सच एज एंड और and but that join other words or clauses in a sentence into a relationship of equal importance, ठीक है? अच्छा, इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पे आधारित ये फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। यहाँ पे देखेंगे स्विफ्ट पेस अप डाउन इन आउट वाई हाउ हु व्हाट वेयर ई ओ बैंग स्मैक वेलप बिंग बोंग बूम फर नीट 451 बाई रे ब्रैडरी an empty stream, a great silence, an impenetrable forest. The air was thick, warm, heavy, sluggish. Heart of Darkness by Joseph Conrad. I have found the warm caves in the woods filled। देखेंगे यहाँ पे एंड का प्रयोग हुआ था, आपने देखा होगा, ठीक है? तो एंड का और बट का प्रयोग हुआ हो, ठीक है ना? और इसके अंतर्गत कॉमास भी आते हैं, ठीक है? जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में पढ़ेंगे तो कैसे कोऑर्डिनेट करके जो है शब्दों को लिखा जाता है, एक सेंटेंस में ऐड करके जोड़ करके लिखा जाता है। एनी सेक्सटन का ये जो है एक रचना है, उसी से ये लिया गया है। हालांकि ये बहुत ही लंबी पोएम थी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। इसके और भी एग्जाम्पल्स, और मैं कोशिश करूँगा कि एक जो है फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड बिल्कुल जो है केवल एग्जाम्पल्स दिए गए हों, आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। पॉलीसिनेंडेटोन क्या है? बहुशिल्प अलंकार क्या है? पॉलीसिनेंडेटोन is a figure of speech in which coordinating conjunctions words क्या क्या होते हैं? एंड हो गया, और बट, that join other words or clauses in a sentence into relationship of equal importance। पॉलीसिनेंडेटोन में क्या है? इसमें भी वही है, इक्वल इम्पोर्टेंस में शब्दों को रखा गया होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि ये पहले रखे जाएंगे, ये बाद में रखा जाएगा, ऐसा कोई विचार नहीं होता है, ठीक है? इसमें सारे जो वर्ड्स होंगे जो इनके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ऐड होंगे वो इक्वल इम्पोर्टेंस को शो करेंगे। अच्छा, इक्वल इम्पोर्टेंस को कैसे शो करते हैं? अगर एंड लगा होगा, अगर और का प्रयोग हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे दोनों साइड के जो नाउन होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है? चलें आगे। तो अब हम बात करते हैं पॉलीसिनेंडेटोन के इम्पोर्टेंस पॉइंट की। तो ये बेस्ड ऑन किस पे हैं? बेस्ड ऑन
कंस्ट्रक्शन है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सेंटेंस का पहला वर्ड ही एंड से शुरू है। ठीक है, एंड एज द डेमन मेड एन एंड ऑफ हिज स्टोरी ही फेल बैक विद इन द एक्टिविटी ऑफ द टॉम एंड, देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है एंड लाफ्ड एंड आई कुड नॉट लाफ विद द डेमन एंड ही कर्स्ड। देखेंगे कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके पूरे सेंटेंस को ऐड कर दिया गया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ही कर्स्ड मी बिकॉज आई कुड नॉट लाफ एंड द लिनेक्स which dwelled forever in the tomb came out therefrom and lay down at the feet of the demon and looked at him। आगे के सेंटेंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, हाइपरबेशन क्या है? क्रम विपर्य अलंकार इसको कहते हैं। हाइपरबेशन की हिंदी होती है क्रम विपर्य अलंकार। हाइपरबेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस disruption of inversion of customary word order to produce a distinctive effect। The term may also refer to figure in which language takes a sudden turn, जिसमें लैंग्वेज जो होती है, भाषा होती है, अचानक एक टर्निंग रूप ले लेती है। तो इसमें जो वर्ड्स होंगे ना, वो क्या है, किस ऑर्डर में होंगे, ताकि वो डिफरेंट मीनिंग दे सकें। ठीक है, और जैसे लगे कि भाषा बिल्कुल चेंज हो जाए। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो हम पाते हैं कि ये बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन है, यानी ये भी संरचना पर आधारित अलंकार है। और इसमें क्या होता है, मैंने बताया है कि किस में क्या होता है। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है कि देयर वाज अच्छा सॉरी, यहाँ से देखते हैं। एडगर एलन पो द टेल हार्ट, यहाँ से देखेंगे एक रचना है, उसमें दिया गया है फ्रॉम कैनन फोर्थ अ बटरफ्लाई एज लेडी फ्रॉम हर डोर इमर्स्ड अ समर आफ्टरनून रिपेयरिंग एवरीवेयर। देखें इसमें भी प्रयोग किया गया है किस तरीके से। यहाँ पे एकदम नीचे देखेंगे एक लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सम राइजेस बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। ये जो है विलियम शेक्सपियर की रचना की लाइन थी। आप देखेंगे नंबर 8 पे लास्ट जो है वाग विच्छेद अलंकार है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपोसियोपेसिस। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ सेंटेंस इज डेलिबरेटली ब्रोकन ऑफ, जिसमें सेंटेंस खंडित होंगे, एंड लेफ्ट अनफिनिश्ड, और ऐसा लगता है कि ये अनफिनिश्ड भी हैं। द एंडिंग टू बी सप्लाइड बाय द इमेजिनेशन गिविंग एन impression of unwillingness or inability to continue। अच्छा, ये सेंटेंस बिल्कुल दिखने में जैसे लगता है कि मीनिंग जो है अनफिनिश्ड हो, सेंटेंस अनफिनिश्ड लगते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन है, संरचना पर आधारित ये अलंकार है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। Now whence you dare to embroil the sky and the earth without my approval, and raise up such a mass, you whom I but it is better to settle the gratitude।
मुझे आशा है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोग भी। कम समय में मैंने कोशिश की है कि सारे मटेरियल्स को आपको दे दूं, और मैं इसके बाद कुछ और भी वीडियोस आपके सामने लाऊंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।